तो दोस्तों आज हम ईस्ट पैलेस के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब राजकुमारी गुच्चन को उस तालाब से बाहर निकाल रही होती है। जैसे ही गुच्चन बाहर आता है, होश में आते ही वो राजकुमारी का गला दबाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आत्मा के वश में हो, लेकिन तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है, जिससे राजकुमारी की जान बच जाती है। इसके बाद राजकुमारी अपने फादर को जाकर सारी बात बताती है कि नमक के गोदाम वाली आत्माएं उसे क्या बोल रही थी। इसीलिए वो अपने फादर से उस चहेती दासी जो कि तालाब में डूबकर मर गई थी उसके बारे में जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसने खुदकुशी क्यों की थी, लेकिन राजा उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि उसकी कहानी के बारे में जानना बंद करो और बिना उसके बारे में पता लगाए उस आत्मा से निपटने का कोई रास्ता ढूंढो, क्योंकि जो भी राजमहल के राज से पर्दा उठाने की कोशिश करता है उसको मार दिया जाता है, चाहे फिर उसकी रगों में शाही खून ही क्यों ना हो। राजा कहते हैं कि इस बारे में गुच्चन को कुछ मत बताना। राजकुमारी गुच्चन के होश में आने के बाद उससे पूछती है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था। तब गुच्चन कहता है कि जब मैं घी की दुनिया में आत्माओं से लड़ता हूँ तो मेरी यांग ऊर्जा खर्च होती है, और जब बहुत ज्यादा यांग ऊर्जा खत्म हो जाती है तो मैं पानी के बाहर आने के बावजूद भी एक आत्मा की तरह बर्ताव करता हूँ। कभी कभी बेकाबू होकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे आत्माओं से लड़ना पसंद नहीं। गुच्चन राजकुमार से कहता है कि मैंने अपना सीक्रेट तुम्हें बताया, अब तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओ कि तुम इस महल में किसे मारना चाहती हो। राजकुमारी बताती है कि 10 साल पहले राजमाता ने मेरी माँ को एक झूठे इल्जाम में फंसाकर महल से बाहर निकलवा दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने महारानी और दासियों पर जादू टोना किया था। राजकुमारी अपने पिता से जाकर कहती है कि मेरी माँ ने जादू टोना नहीं किया, वो उनका सामान नहीं था, उन आत्माओं ने मुझे उसके बारे में बताया था। जिसके बाद राजा उसे कहते हैं कि आज के बाद ये बात कभी किसी को मत बताना कि तुम्हें आत्माओं की आवाज सुनाई देती है, वरना तुम राजमहल के लिए कलंक बन जाओगी। राजकुमारी की माँ को महल से निकालने के बाद जहर देकर मार दिया गया, क्योंकि उन्हें नमक के गोदाम में कुछ ऐसा मिल गया था जो कि उस तालाब की आत्मा की मौत के राज से जुड़ा हुआ था। जो उस आत्मा के राज को छुपाना चाहता था उसने राजकुमारी की माँ को मार दिया था। तभी राजा की असली माँ राजा से मिलने आती है, जो कि अपनी पोती राजकुमारी के लिए थोड़ी परेशान होती है, लेकिन राजा उसे कुछ भी नहीं बताते कि उन्होंने राजकुमारी को क्या काम दिया है। वो उन्हें कहते हैं कि इस तख्त पर मेरे बाद सिर्फ मेरा ही बेटा बैठेगा और राजमाता जो भी षड्यंत्र रच रही हैं वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे आत्माओं का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। सीन शिफ्ट होता है गुच्चन पर, जो कि अपने हाथ के निशान दीवार पर लगा रहा होता है, जो कि राजमाता की स्पेशल दासी का कमरा होता है। वो उस दासी को डराकर राजमाता के सारे राज बाहर निकालना चाहता था। गुच्चन नाटक करता है कि वो तालाब की आत्मा उनके कमरे में आ गई है। राजकुमारी कबर्ड के पीछे बैठकर रोने की एक्टिंग करती है और दूसरी तरफ गुच्चन भी गुमक साली को लालच देता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मेरी मदद करनी होगी। जिसके बाद वो उसके कंधे पर बैठ जाता है और उस दासी को डराने के लिए एक डरावना सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो सब सच बता देती है कि तालाब की जो आत्मा है वो हमारे पूर्व महाराज की चहेती दासी हुआ करती थी। वो नीचे जाति की एक मामूली सी दासी थी, लेकिन जब महाराज की नजर उस पर पड़ी तो महाराज को वो पसंद आ गई और वो महाराज के बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो औरत एक शाही पहरेदार से बहुत प्यार करती थी। जब महाराज को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शाही पहरेदार पर बहुत जुल्म करवाए, लेकिन उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। इसके बाद सैनिकों को उसके घर भेजकर उनके रिश्ते के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा गया। तब जाकर पता चलता है कि वो जो बच्चा था वो भी महाराज का नहीं था, बल्कि उस शाही पहरेदार का ही था। इसके बाद उस दासी पर भी इतने जुल्म किए गए कि उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया और उसने खुद को मारते टाइम राजघराने को श्राप दिया कि राजघराने का एक भी वारिस जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद राजकुमारी कहती है कि क्या उसका कोई सामान यहाँ पर बचा हुआ है। तब हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी के साथ उसके सामान को भी जला दिया गया था, जिससे अब उसका कोई भी अवशेष नहीं बचा था। जिसके बाद गुच्चन और राजकुमारी को एहसास होता है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन तभी राजकुमारी को याद आता है कि अभी हमारे पास एक रास्ता बचा हुआ है। गुच्चन को कहती है कि जैसे कि हमें पता है कि वो शाही पहरेदार उसका प्रेमी था, तो हो सकता है कि उस दासी का कोई सामान उस शाही पहरेदार के घर पर हो। और लोग ये भी बोलते हैं कि आज तक जो भी उसके घर गया है वो कभी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया। जिसके बाद राजकुमारी वहाँ जाने की बात करती है, क्योंकि गुच्चन को राजमहल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। गुच्चन को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो कहता है कि वहाँ पर खतरा है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। वो कहता है कि मेरी आत्मा इस महल से बाहर जा सकती है, पर इसमें खतरा है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम तक उसकी आत्मा उसकी बॉडी से दूर रहेगी और उसकी आत्मा और उसकी बॉडी में अगर काफी डिस्टेंस पैदा हो गया तो वो हमेशा के लिए आत्मा बनकर रह जाएगा। शायद वो रास्ता भूल जाए, और अगर ऐसा
हुआ तो वो आत्मा बनकर एक आकी बन जाएगा, जिसका मतलब है कि एक ऐसी आत्मा जिस पर उसके कर्मों का बोझ होता है। तभी बात करते करते उसे कुआं दिखाई देता है और उसे देखते ही गुच्चन बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और वो कुआं भी बहुत ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। इसके बाद जब वो घर वापस आते हैं तो राजकुमारी कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें अपनी यांग ऊर्जा दे सकती हूँ, जिस पर गुच्चन कहता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे अपने से एकदम चिपका कर रखना होगा, जो कि तुम नहीं कर पाओगी। जिसके बाद राजकुमारी कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घी की दुनिया में जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। तभी गुच्चन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो जाकर महाराज को समझाओ कि इस आत्मा को ठिकाने लगाने का कोई तरीका नहीं है और मुझे यहाँ से जाने दे। जिस पर राजकुमारी कहती है कि ये नामुमकिन है, वो तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे। तब गुच्चन बहुत गुस्से में कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरा तो बहुत खतरनाक आकी बनकर वापस आऊंगा और सबसे पहले मैं महाराज को ही मारूंगा, क्योंकि आत्माओं से लड़ते लड़ते वो तंग आ चुका था और उसकी यांग ऊर्जा भी इतनी खत्म हो चुकी थी कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था और वो इसी के चलते हुए किसी की भी जान ले सकता था। राजकुमारी को ये बात अच्छी नहीं लगती, जिस पर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और गुच्चन कहता है कि राजघराने के सभी लोग मतलबी होते हैं और तुम भी उनके जैसे ही हो, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि राजकुमारी अपनी दादी से मिलने जाती है, जो कि उसे समझाती है कि बचपन की तरह महल के पछड़ों में मत पड़ो, और उसे गुच्चन के साथ मिलकर अपनी जान को खतरे में डालने के लिए मना करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती है। वो अपनी दादी को कहती है कि फिलहाल मुझे गुच्चन की बहुत जरूरत है। तभी दिखाया जाता है कि गुच्चन रात को अचानक उस कुएं के पास पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो, और तभी एक हाथ गुच्चन को उस कुएं के अंदर खींच लेता है। तभी एक दासी बताती है कि सुबह उसने यहाँ पर फेंग शुई मास्टर को देखा था। इस पर एक दासी से टोकते हुए कहती है कि वो राजमाता के जन्मदिन तक ये बात किसी से मत कहें। ये सब सुनकर राजकुमारी को गुच्चन की फिक्र होने लग जाती है। तभी सीन गुच्चन के कमरे में शिफ्ट होता है, जहाँ मिट्टी ही मिट्टी होती है। राजकुमारी देखती है कि गुच्चन के हाथ पर खून लगा हुआ था, इसीलिए उसे लगता है कि शायद गुच्चन ने उस दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया होगा। लेकिन गुच्चन गुस्से में कहता है कि शायद सोते टाइम मेरे नाक से खून निकल गया होगा और आत्माओं से लड़ने की वजह से मेरी यांग ऊर्जा खर्च होती है। दूसरी तरफ राजकुमार की हालत बिगड़ती जा रही होती है, जिसकी वजह से राजा गुच्चन को बुलाता है और कितना टाइम लगेगा इस बारे में पूछता है। जिस पर गुच्चन कहता है कि आप मुझे इस महल से बाहर जाने दो, तभी मैं उस आत्मा को खत्म करने का कोई तरीका ढूंढ पाऊंगा। लेकिन राजा कहता है कि तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है। राजा कहता है कि कल राजमाता के जन्मदिन से पहले राजकुमार की हालत ठीक हो जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। तुम्हारी आत्मा इसी महल में भटकती रहेगी। जिसके बाद महाराज वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद गुच्चन को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो एक लाचार की तरह महसूस कर रहा होता है। वो राजकुमारी को ढूंढने जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। वो कटोरे पर कुछ मंत्र लिखता है और उसमें अपना खून डाल देता है। उसके बाद वो उसमें पानी डालकर जियोल को कहता है कि इसे जाकर उस शाही पहरेदार के घर के बाहर रख दो। इसके बाद वो अपने हाथ बांधकर पानी के एक बड़े से मटके में डूब जाता है। तभी दिखाया जाता है कि महल में एक बेर के पेड़ पर बिजली गिरने से वो जल गया था। तब राजकुमारी को याद आता है कि गुच्चन ने उसे बताया था कि अगर बेर के पेड़ पर बिजली गिरकर वो जल जाए तो उसकी लकड़ी आत्माओं से लड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाती है। जिसके बाद राजकुमारी गुच्चन को जाकर देखती है, जो कि मटके के अंदर बैठा होता है। वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जियोल जाकर उस पानी के बर्तन को शाही पहरेदार के घर के बाहर रख देती है और इसके कुछ ही टाइम बाद गुच्चन पानी की मदद से उस शाही पहरेदार के घर पहुंच जाता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। शाही पहरेदार देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी वो गुच्चन पर वार करता है। गुच्चन उसके हर वार को रोकने की कोशिश करता है और दोनों में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। गुच्चन की लड़ने की स्किल्स भी काफी अच्छी होती हैं। तभी अचानक वो शाही पहरेदार गुच्चन को घेर लेता है और उस पर वार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती है, जो कि गुच्चन के लगे हुए खून वाले कपड़े को बेर के पेड़ की लकड़ी पर बांधकर वहाँ पर फेंक देती है और तभी घी की दुनिया में वो लकड़ी एक तलवार बनकर गुच्चन के पास पहुँच जाती है। वो तुरंत उसे उठाता है और उस शाही पहरेदार पर वार करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ ही टाइम में उस पहरेदार को हरा देता है। उस वार की वजह से शाही पहरेदार का कर्ज टूट जाता है, जिसके बाद वो एक इंसान की तरह दिखने लग जाता है। तब वो गुच्चन को बताता है कि मैंने राजमाता के कहने पर उस चहेती सेविका को अपने जाल में फंसाया था। वो राजा के बच्चे की ही माँ बनने वाली थी। तब उसने राजमाता के कहने पर ये झूठा दिखावा किया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उससे प्यार करती है, और इसी के चलते महाराज को उसके खिलाफ कर दिया। तभी वो बताता है कि मुझे अपने किए पर पछतावा है, इसीलिए मैंने उसके बनाए हुए कपड़े को, जो कि वो अपने बच्चे के लिए बना रही थी, यहाँ पर लाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और जब तक वो वापस नहीं आती मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये सारी बातें असली दुनिया में राजकुमारी भी सुन रही होती है, क्योंकि वो आत्माओं की बातें सुन सकती थी। वो शाही पहरेदार वहाँ पर रहकर उस चहेती सेविका के बच्चे के कपड़ों की रक्षा कर रहा था। अपने अंदर की भावनाएं बताने के बाद देखते ही देखते उस शाही पहरेदार को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और वो अपने किए पर शर्मिंदा भी था। राजकुमारी जाकर उस चहेती दासी के बच्चे के कपड़ों को मिट्टी से निकाल लेती है। इसके बाद राजकुमारी आती है और उस मटके को तोड़ देती है जिसमें गुच्चन बैठा होता है, लेकिन
उसे होश नहीं आ रहा था। तब राजकुमारी को याद आता है कि गुच्चन ने उसे बताया था कि जब उसकी आत्मा उसकी बॉडी से ज्यादा टाइम तक दूर रहे या फिर उसकी बॉडी और उसकी आत्मा में ज्यादा डिस्टेंस बन जाए तो पॉसिबल है कि उसकी आत्मा वापस आने का रास्ता भूल जाए, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए घी की दुनिया में ही फंसकर रह जाएगा। और यहाँ पर एग्जैक्टली गुच्चन के साथ वही हो रहा था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बचाए, इसीलिए मजबूरन राजकुमारी को भी गुच्चन का तरीका अपनाना पड़ता है। वो घी की दुनिया में जाने का फैसला करती है और गुच्चन के बताए हुए तरीके के अनुसार वो घी की दुनिया में पहुंच जाती है। तभी गुच्चन चलते चलते राजमहल के उसी कुएं तक पहुंच जाता है जिसे कि उसने असली दुनिया में देखा था। वहाँ पर उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है जो कि उसकी माँ होती है। वो गुच्चन को अपनी तरफ बुला रही होती है। जैसे ही गुच्चन उसकी तरफ जाने लगता है तभी पीछे से आकर राजकुमारी उसे पकड़ लेती है और उसे वहाँ जाने से रोकती है। राजकुमारी उसे समझाती है कि वो घी में अपने पास बुलाकर सबको मार देती है, लेकिन गुच्चन अपने कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए वो राजकुमारी की बात नहीं मान रहा था। जिसके बाद राजकुमारी को भी बहुत सारी आत्माएं पकड़ लेती हैं। गुच्चन जाकर उस औरत को हक कर लेता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गुच्चन की माँ डूबने की वजह से नहीं मरी थी, बल्कि गुच्चन ने किसी आत्मा के वश में आकर अपनी माँ का गला दबा दिया था, जिससे दम घुटने की वजह से वो मर गई थी। पर इसी बात का गिल्ट गुच्चन को हमेशा रहा है। देखते ही देखते वो घी में एक बहुत ही डरावने रूप में बदल जाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से मरी हूँ, और वो गुच्चन का गला दबा रही होती है। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं बचा और उन दोनों की मौत वहाँ पर तय है। लेकिन लकीली दिखाया जाता है कि वो क्यूट घी में गुमक साली उन सारी आत्माओं को अपनी तरफ खींच रहा होता है और 1 मिनट में उन्हें खाकर डकार मार देता है। इसके बाद वो बहुत ही डेंजरस फॉर्म में आ जाता है और गुच्चन को बचाने के लिए उस आत्मा पर टूट पड़ता है, जिस दौरान गुच्चन तो बाहर गिर जाता है और आत्मा और गुमक साली कुएं के अंदर गिर जाते हैं। राजकुमारी चारों तरफ गुच्चन को ढूंढती है। जब वो उसे नहीं मिलता तब उसे याद आता है कि गुच्चन ने मरने से पहले क्या कहा था। गुच्चन ने कहा था कि अगर वो इस महल के अंदर मरा तो वो आकी बनकर वापस आएगा। अगर वो आकी बना तो सबसे पहले वो महाराज को मारेगा। और इसी दौरान दिखाया जाता है कि गुच्चन एक तलवार लेकर राजमहल की तरफ जा रहा होता है और उसकी शक्ल भी काफी डरावनी और भयानक हो गई थी। उसकी आंखों में खून उतर चुका था और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।